नमस्कार। इजी लर्निंग ट्री जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बॉर्डम। मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी ना होगा कि बॉर्डम की चर्चा न हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्यता को प्रदर्शित करने का न कभी ऐसा अवसर ही मिला था और न प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पें उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से यह कहा और गांधी बाबा ने यह जवाब दिया। अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी अदिन देखने पड़ेंगे। अस्तु। लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते, उनके मुख फूल की तरह खिल जाते। आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है। न हुआ बॉर्डम नहीं आपका गला न छोड़ता, आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर यह बॉर्डम है कौन? कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बॉर्डम है। घर में लाखों की संपत्ति है, शक्कर की एक मिल सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में हैं, 3-3, 4-4 100 के तलब वाले आदमी नौकर हैं। पर इसे देखिए, फटेहाल घूमा करता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहां लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए। आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं, पर जो सामने आम का बाग है उसकी रात दिन रखवाली किया करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता गाढ़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहां तक कहें, बस पूरा बॉर्डम है। ये बातें सुनकर भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वह देखिए बॉर्डम आ रहा है। मैंने कुतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हृष्ट-पुष्ट युवक था। नंगे सिर, एक गाढ़े का कुर्ता पहने, गाढ़े का ढीला पाजामा पहने चला आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊंगा। यह कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी, मुझे यह बॉर्डम का लक़्ब मिला है। मैंने सुखचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज करते थे। मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बॉर्डम ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांवों में मुझे लोग उर्फ के नाम से ज्यादा जानते हैं। मेरा उर्फ बॉर्डम है। आखिर लोग आपको बॉर्डम क्यों कहते हैं? खलील, उनकी खुशी और क्या कहूं। मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूं, पर मुझे इजाजत नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूं। मेरे वालिद हैं, चचा हैं। दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मसरूफ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफा नुकसान, मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता। गोया खुदा के बंदे न हुए, इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, वह पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं। दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूं, आप लोग इतना सिर मगजन क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है। मालिक को कुछ न कुछ बल खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बॉर्डम हूं। मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है। खलील, ऐसा भूल कर भी न कहिएगा, वरना एक ही जगह 2 बॉर्डम हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से। मैं अखबार मंगाता हूं,
स्मरणा फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूं। खिलाफत फंड को मदद करना भी अपना फर्ज समझता हूं। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूं। क्यों साहब? जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसीलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का लक़्ब दिया गया है। आप तो वह कर रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत है। खलील, मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाढ़ा तक पहनने को मयस्सर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुक्मे उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं, जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीजनकारी की गई हो। आप यह बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस है कि और लोग आपका सा त्याग करने के काबिल नहीं। खलील, मैं इसे त्याग नहीं समझता, न दुनिया को दिखाने के लिए यह भेष बना के घूमता हूं। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे सिवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहां जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसामे बैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए थे। काम साहब का करते थे, मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद तो बेउसूल हैं, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर 5 मिनट की देर हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम हैं। पल्ले दर्जे का हरामखोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब लेदे हुई। पहले बॉडम होने में कुछ कोर कसर थी, वह पूरी हो गई। न जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजाएं हैं। खलील, फिर तो एक और 2 हो गए। अफसोस यही है कि आपका यहां कयाम न रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूं। इन गवारों से मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक हो गया था। उसे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहां वही हालत थी जो यतीमों की होती है। कोई बात न पूछता था, उनको खाने पहनने को भी न मिलता। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़े में पड़े रहते थे। जनाब, मुझसे यह न देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूं। घर में कोहराम मच गया, जिसे देखिए मुझ पर त्योरियां बदल रहा है, मगर मैंने परवाह न की। आखिर है वह भी तो हमारा ही खून, इसलिए मैं बॉडम कहलाता हूं। जो लोग आपको बॉडम कहते हैं वे खुद बॉडम हैं। खलील, जनाब, इनके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल ने कुर्बानी की मुमानियत कर दी है। हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा दिया, पर यहां खास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने हर चंद बावैला मचाया, पर मेरी कौन सुनता है। उसका कफारा प्रायश्चित्त। मैंने यह अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गायें लिए जाते देखता हूं तो कीमत देकर खरीद लेता हूं। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूं। वे सब यहां हिंदुओं के घरों में हैं, पर मजा यह है कि जिन्हें मैंने गायें दी हैं वे भी मुझे बॉडम कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदी हो गया हूं कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। आप ऐसे बॉडम काश मुल्क में और ज्यादा होते। खलील, लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, आम का बाग है, मैं उसकी रखवाली करता हूं। लोग कहते हैं जहां हजारों का नुकसान हो रहा है वहां तो देखभाल करता नहीं, जरा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब, यहां लड़कों का यह हाल है कि एक आम तो खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूं कि आम पक जाएं, टपकने लगें, तब जिसका जी चाहे चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने से क्या फायदा, यह भी मेरे बॉडमपन में दाखिल है।
ये बातें हो ही रही थीं कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा, ये बड़ा बेईमान है, इसके बांट कम है। अभी इसके यहां से सेर भर घी ले गया हूं, घर पर तौलता हूं तो आध पांव गायब। अब जो लौटाने आया हूं तो कहता है मैंने तो पूरा तौला था। पूछो अगर तूने पूरा तौला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया? अब ले चलता हूं थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय, जो वहां डाक खाने के मुंशी थे, बोले, इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तौलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई। लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से 1 आने की थी। लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बांटों की आज जांच करानी चाहिए। तीसरा आदमी अहीर था। अपने सिर पर से खली की गठरी उतारकर बोला, साहब, यह 11 रुपए की खली है, 6 सेर के भाव से दी थी। घर पर तौला तो 2 सेर हुई। लाया कि लौटा दूंगा, पर यह लेता ही नहीं। अब इसका निबटारा थाने ही में होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा, यह सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बांट रत्ती भर कम निकले तो 1000 रुपए डांट दूं। मौलवी साहब ने कहा, तो कमबख्त टांकी मारता होगा। मुंशी जी बोले, टांकी मार देता है, यही बात है। अहीर ने कहा, दोहरे बांट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और। इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आध घंटा तक तकरार होती रही। मेरी समझ में ना आता था कि क्या करूं। बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, न जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहां तक कि थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बौड़म सामने आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में एक टोकरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरा और पीछे एक 7-8 बरस का लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, यह कटोरा आप ही का है काजी जी? मौलवी चौंक कर, हां है तो फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? बौड़म, इसलिए कि कटोरे में वही आधा पांव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तौला। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं है, बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की। मौलवी, तुम अपना बौड़मपना यहां न दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। तुम लखपति होगे तो अपने घर के होगे। तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर में जाने का? बौड़म, वही जो आपको बनिए को थाने में ले जाने का है। अब यह घी भी थाने जाएगा। मौलवी, सिट पिटाकर, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज रखी ही रहती है। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूं। आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था। बनिया, मौलवी साहब, आप जाते कहां हैं? चलिए, हमारा आपका फैसला थाने में होगा। मैं एक न मानूंगा। कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं। ये लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है। मगर मौलवी साहब न रुके। बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल, मैं भी चलता हूं। तेरे घर से यह सेर भर खली लेता आया हूं। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। बोला, भैया, जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे। खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिला कर बेचते हो, मगर आज तुमको इतनी मुठमर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली, उस पर बनिए से कहते हो कि कम तौला। बनिया, भैया, मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई। मैं थाने में रपट किए बिना न मानूंगा। अहीर, साहू जी, अब की माफ करो, नहीं तो कहीं का न रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? मुंशी, तुम बेचारे मेरी कलई क्या खोलोगे? मुझे भी अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी भपकियों में आऊंगा। खलील लड़के से,
क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का मुंशी जी को सशंक नेत्रों से देखकर, बताऊंगा मुंशी, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील, बेटा, अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर कह दो। लड़का, दादा मारेंगे। मुंशी, क्या तूने रास्ते में शक्कर फांक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हां, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे तो पूछा नहीं बनिए के सिर हो गए। यही शराफत है। मुंशी, मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में यह शरारत की? खलील, तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले थे? आप गंवारों को मनी आर्डर के रुपये देते हैं तो उस रुपये पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं। टके के पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं, जब कहिए तब साबित कर दूं। उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते हैं? मुंशी जी ने बॉडम के मुंह लगना मुनासिब न समझा। लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बॉडम को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं कि मुझे क्या सिला, इनाम मिलेगा। थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थर थर कांपते हैं, मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है। यहां यह भी बॉडमपन में दाखिल है। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब न थी। ऐसी हरकत बॉडम लोग किया करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बॉडम देवताओं को कहा जाता है। जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है वह चतुर है, बुद्धिमान है। जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की, निंदा की परवाह नहीं करता, वह बॉडम है, निर्बुद्धि है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बॉडम।